हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में आपको सेंट्रियोल, फ्लैजिला या फ्लैजिलम के बारे में बताया था कि जो सेंट्रियोल होता है एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स होता है, न्यूक्लियस के ऊपर होता है और उसका जो रोल होता है सेल डिवीजन में मेजर रोल होता है। ये जो सेंट्रियोल होता है उसके अराउंड किसी प्रकार की मेम्ब्रेन्स नहीं होता, जस्ट एज अ पार्टिकल होता है। आज उसी से रिलेटेड एक और स्ट्रक्चर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसको हम जानते हैं कि सेल का कंट्रोलिंग सेंटर होता है। जो सेल के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हो उसको कंट्रोल करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम जो होता है वो न्यूक्लियस का होता है। तो आज इसी की न्यूक्लियस की हम चर्चा करने वाले हैं। ये सेल्स में यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाने वाला लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होता है। अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो इसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। कब की थी? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, देखा था। और इसी के साथ एक और साइंटिस्ट हुए थे, फ्लेमिंग। ये फ्लेमिंग ने आपके न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क कलर की या स्ट्रेन स्ट्रक्चर को देखा था जिसका नाम उन्होंने क्रोमेटिन दिया था। ये न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, कलरफुल स्ट्रक्चर होती है, नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर होती है और यही फ्यूचर में क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करती है। तो फ्लेमिंग ने इसका नाम दिया क्रोमेटिन। अब हम अगर इस न्यूक्लियस के ऑकरेंस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस जो होता है जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। वही कुछ यूकैरियोटिक सेल्स जो फुली मैच्योर हो जाती हैं, जैसे कि आरबीसी एनिमल्स में, प्लांट में, एंजियोस्पर्म में सिव ट्यूब जो होती हैं वो न्यूक्लियस लेस स्ट्रक्चर होती है, नहीं इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अगर इसके नंबर की बात करते हैं तो जनरली यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो नंबर 1 होता है उसका। कुछ ऐसी सेल भी होती हैं जिनमें इसकी नंबर जो होती हैं 2 तक होती है, जैसे कि हम पैरामीशियम देखते हैं, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस और दूसरा होता है माइक्रो न्यूक्लियस। वही हम कुछ ऐसी सेल के भाई लिविंग सेल में देखते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशन भी है जिसमें मल्टी न्यूक्लियोटाइड स्टेज में दिखाई देती है, जैसे कि जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है तो एक सेल्स के अंदर आपका बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं सिनोसाइटिक कंडीशन। कुछ ऐसी सेल भी होती हैं जिनमें जो सेल आपस में फ्यूजन हो जाता है, उनका सेल फ्यूज हो जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जुड़ जाती है और एक सेल बना लेती हैं। जैसे कि हम देखते हैं ये हमारे पास एक सेल ये है, एक सेल ये है और एक सेल ये है। इन तीनों में आपका एक एक न्यूक्लियस है। अगर इनकी सेल वॉल डिसॉल्व हो जाती है तो ये कंडीशन कहलाती है मल्टी न्यूक्लियोटाइड स्टेज, और ये जब सेल फ्यूजन से बनती है तो उसको बोलते हैं सिनसाइसियम कंडीशन। तो ये हमने उसके नंबर्स की बात की। अगर हम देखें कि इसके शेप कैसा होता है तो इसका जो शेप होता है न्यूक्लियस का डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। वो राउंड शेप हो सकता है, स्फेरिकल शेप हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, आपका हॉर्स शू शेप हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है उनमें कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो हॉर्स शू शेप में होती है, लूप्स फॉर्म में भी हमको दिखाई देता है ये आपका न्यूक्लियस। आगे अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये हमको 2 टाइप में दिखाई देगा। एक तो होता है इसकी रेस्टिंग न्यूक्लियस, जब सेल डिवाइड नहीं करती इंटरफेज में रहती है तो उसको बोलते हैं रेस्टिंग न्यूक्लियस, या मेटाबॉलिक न्यूक्लियस या इंटरफेज न्यूक्लियस। वही जब सेल डिवाइड होती है तो उसको बोलते हैं डिवाइडिंग न्यूक्लियस। तो ये उनके टाइप की बात हो गई। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये जो न्यूक्लियस होता है इसकी स्ट्रक्चर में हमको 3 मेन स्ट्रक्चर दिखाई देती है। एक तो दिखाई देता है न्यूक्लियस एनवलप, जिसको हम कैरियोथीका बोलते हैं। ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स होती है ये डबल यूनिट मेम्ब्रेन्स की बनी होती है। इसके अलावा हम देखते हैं इस न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है सेमी लिक्विड होता है, आपका ट्रू भी हो सकता है और कोलॉइडल फॉर्म में भी हो सकता है, ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। और तीसरी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है आपका न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोली। तो ये स्ट्रक्चर जो होती है इसमें प्रेजेंट होती है एक न्यूक्लियस के अंदर। हम देखते हैं अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं फिगर में, हम देखते हैं
कि ये हमको राउंड शेप में एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है न्यूक्लियस की। ये डबल यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है, एक ये आउटर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और ये जो है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में स्पेस होता है लगभग 10 to 50 नैनोमीटर का, ये इनके बीच में गैप होता है जिसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये इसमें लिक्विड भरा हो सकता है और इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसका कनेक्शन जो होता है आपका ER से होता है। तो ER से इसका कनेक्शन होता है। ER में बनने वाले जो भी लिक्विड होते हैं ये आपके इसमें चले जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। या न्यूक्लियस के अंदर जो बनने वाला मटेरियल होता है वो आपका ER के द्वारा कहीं और जा सकता है, सेल के अंदर जा सकता है। तो ये डबल यूनिट मेम्ब्रेन से बनी स्ट्रक्चर होती है। कहीं कहीं ये जो मेम्ब्रेन होती है ऐसे फूल का एक स्वेल्ड स्ट्रक्चर बनाती है, तो इसको बोलते हैं ब्लैब्स और बनने की प्रोसेस को बोलते हैं ब्लैबिंग। तो ये ब्लैब्स हमको दिखाई दे रहे हैं। वही अगर इसके न्यूक्लियस के में पाए जाने वाले कुछ पोर्स होते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये वो न्यूक्लियर पोर है जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में कनेक्शन क्रिएट करने का काम करते हैं। कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका जो एक्सचेंज होता है वो इसी न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू होता है। और अगर हम इसके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स की बात करें तो ये जो होती है ये डिफरेंशियली सिलेक्टेड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स होती है। कुछ स्पेसिफिक डिफरेंशिएटेड मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को, आयंस को ही एक्सचेंज करने का काम करती है। लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ही एक्सचेंज किया जा सकता है। तो न्यूक्लियर पोर और इनके पोर्स की जो डायमीटर होता है लगभग 600 एंगस्ट्रॉम या 600 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। तो ये हम दिखाई दे रहे हैं कि इसके अराउंड बहुत सारे न्यूक्लियर पोर्स दिखाई दे रहे हैं। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स के बारे में हमने चर्चा की है। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म एक सेमी लिक्विड या कोलाइडलेंस मटेरियल्स न्यूक्लियस के अंदर होता है और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं और सबसे मेन चीज इसमें जो पाया जाने वाला जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन, जिसको एसिटोकॉर्बिन या बोरेक्स कॉर्बिन से हम स्ट्रेन कर सकते हैं, रंगीन होता है, ये क्रोमेटिन कहलाता है और ये बना होता है न्यूक्लियो प्रोटीन फाइब्रिल्स से। ये एक प्रकार की नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये जो क्रोमेटिन होता है ये 2 टाइप का क्रोमेटिन होता है। एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन और दूसरा होता है यूक्रोमेटिन। जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है ये अमाउंट में कम होता है और ये न्यूक्लियस के क्लोज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के क्लोज होता है। ये कहलाता है हेट्रोक्रोमेटिन। सेकेंड चीज, ये आपका जेनेटिकली और मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें डीएनए की अमाउंट कम होती है, आरएनए की अमाउंट जो होती है वो ज्यादा होती है। दूसरा जो यूक्रोमेटिन होता है ये आपके सेंटर में होता है, बीच में होता है और इसे हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन। और ये जो होता है जेनेटिकली और मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और ये ट्रांसक्रिप्शन में इसका मेजर रोल होता है, जबकि ये जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन में ज्यादा कोई बड़ा रोल नहीं होता। तो हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन दो अलग अलग केमिकल्स होते हैं, क्रोमेटिन के ही बने होते हैं। मेन क्रोमेटिन जो होता है यूक्रोमेटिन होता है और हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है ये जेनेटिकली और मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है, सॉरी। सेकेंड चीज होती है न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोली। तो ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये आपका हम देख सकते हैं ये राउंड स्ट्रक्चर होती है और ये भी आपका बिना मेम्ब्रेन से बनी स्ट्रक्चर होती है और ये राइबोप्रोटीन से बनी होती है या आरएनए का बना होता है। आरएनए का सिंथेसिस जो होता है यहीं पे होता है। तो ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसकी नंबर जो होती है ये क्रोमोसोम्स के सेट पे डिपेंड होती है। अगर हैप्लॉइड है तो उसमें एक न्यूक्लियोलस होगा, अगर डिप्लॉइड हो तो उसमें आपका
दो न्यूक्लियोलस होता है। और इसका मेन, जैसे कि हमने बताया कि ये आरआरएनए से बनी स्ट्रक्चर होती है या आरआरएनए बनाने में इसका मेजर रोल होता है। ये तो हमने ये दो स्ट्रक्चर देखी है, एक तो न्यूक्लियोलस हम देख सकते हैं इधर पे, और दूसरा हमने न्यूक्लियस के बारे में पूरी स्टडी की है। अगर हम इसके न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस का कंबाइंडली फंक्शन देखें तो जो न्यूक्लियस होता है वो सेल डिवीजन में इसका रोल होता है। सेल डिवीजन में एक सेल जब दो सेल डिवाइड होती है तो इसका मेजर रोल होता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में इसका रोल होता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट काम होता है आरआरएनए का फॉर्मेशन करना, वो न्यूक्लियोलस के द्वारा होता है। न्यूक्लियोलस जब सेल डिवाइड होती है तो ये डिसअपियर होता है, और जब सेल डिवाइड हो जाती है तो ये फिर से रीअपियर हो जाता है। ये जो न्यूक्लियोलस है इसका जो आपके क्रोमोसोम्स में एक NOR रीजन होता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, वहां पे इसका रिलेशन देखा गया है। तो ये हमने देखा कि आज न्यूक्लियस देखा और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स और उससे रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर है आज हमने देखी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।